हाँ भाई लाडले, क्या हाल चाल। मैं सिद्धार्थ शर्मा, आपका अपने एसएसटी मेंटर एक और धमाकेदार सेशन के साथ हाजिर हूं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 डे पॉलिटिकल साइंस सीरीज और आज है हमारा डे नंबर 1। आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों पावर शेयरिंग। इस लेक्चर के अंदर मैं ना केवल पूरे चैप्टर को डिटेल में बताऊंगा, साथ ही साथ इस चैप्टर से आने वाले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई साल दर साल हर बार पूछती है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको एथनिसिटी का मतलब पता होना चाहिए। आइए जानते हैं एथनिसिटी का मतलब क्या है। एथनिसिटी उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है जो कि कॉमन लैंग्वेज बोलते हो, उनका एक कॉमन कल्चर हो या वो एक कॉमन ट्रेडिशन को फॉलो करते हो। जैसे कि अगर आप इंडिया के साउथ में चले जाए तो वहां पे आपको बहुत सारी एथनिसिटी देखने को मिलेगी। यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है महाराष्ट्र, फिर यहां पे एक छोटा सा स्टेट है जिसका नाम है गोवा, फिर यहां पे एक बड़ा सा स्टेट है जिसका नाम है कर्नाटका, और फिर यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है केरला, यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु, और यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। अब ये नीचे के साउथ के जितने भी स्टेट हैं, यहां के सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कर्नाटका चले जाए तो यहां पे कन्नड़ा बोली जाती है, अगर आप केरला चले जाए तो यहां पे मलयालम बोली जाती है, अगर आप तमिलनाडु चले जाए तो यहां तमिल बोली जाती है, और अगर आप आंध्र प्रदेश चले जाए तो वहां तेलुगु बोली जाती है। तो कर्नाटक के सारे लोग वो एक एथनिक ग्रुप का पार्ट है, बिकॉज ये जितने भी लोगों का ग्रुप है ये सबके सब एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, विच इज कन्नड़ा। अब उससे कोई मतलब नहीं वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि वो सबके सब एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं तो वो सबके सब एक एथनिक ग्रुप का पार्ट है। अब अगर हम एक बात करें, हम अगर आप कोई वेस्टर्न कंट्री चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, तो आपको पता है वहां पे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हम सब एक एथनिक ग्रुप कहते हैं वो हमें। जानते हो क्यों? क्योंकि हम सबके एंसेस्टर एक कॉमन जगह से बिलोंग करते हैं, तो हम भी एक एथनिक ग्रुप का पार्ट हो जाते हैं। तो सर हमें एथनिसिटी तो समझ में आ गई, अब इस चैप्टर में एथनिसिटी का क्या रोल है? दरअसल इस चैप्टर में मैं आपको 3 कंट्रीज की केस स्टडी पढ़ाऊंगा, बेल्जियम, श्रीलंका और लेबनान की, और उससे आपको पता चलेगा कि इस तरीके से एथनिसिटी ने इन कंट्रीज की हिस्ट्री पे क्या रोल प्ले किया। आइए सबसे पहले हम बेल्जियम की कहानी पढ़ते हैं, लेकिन बेल्जियम की कहानी पढ़ने से पहले क्यों ना बेल्जियम की थोड़ी सी ज्योग्राफी जान लें। अगर आप बेल्जियम की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है साउथ अमेरिका, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है यूरोप, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अफ्रीका, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एशिया, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एंटार्क्टिका। अगर आप बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम दोस्तों एक वेस्टर्न यूरोप कंट्री है, यानी कि यूरोप के भी वेस्ट इलाके में, यानी कि आपको यहां पे कहीं आपको बेल्जियम देखने को मिलेगा। अब अगर आप बेल्जियम की नेबर्स की बात करें तो आपको पता होगा कि ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट और इधर होता है ईस्ट। तो अगर आप बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम के नॉर्थ में एक कंट्री है जिसका नाम है नेदरलैंड्स, वहीं बेल्जियम के साउथ में एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस। बेल्जियम के अगर आप ईस्ट में चले जाते हैं तो यहां पर पड़ता है जर्मनी, और अगर आप बेल्जियम के साउथ ईस्ट में चले जाते हैं तो यहां पर एक छोटा सा देश पड़ता है, वो है लग्जमबर्ग। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि दोस्त बेल्जियम के कितने पड़ोसी हैं, तो तुमको बताना है बेल्जियम के 4 पड़ोसी हैं, ऊपर नेदरलैंड, नीचे फ्रांस, उधर जर्मनी और बीच में लग्जमबर्ग है। बेल्जियम की अगर आप कैपिटल की बात करें दोस्तों तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, और बेल्जियम की पॉपुलेशन मात्र 1 करोड़ है। अब आप बोलोगे सर 1 करोड़ आज आपको मात्र लगने लगा है, बड़े आदमी क्या हो गए हो आप तो। अरे यार, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताना चाहता हूं कि इंडिया के 28 स्टेट में से एक स्टेट है हरियाणा, और उसकी टोटल पॉपुलेशन है 2 करोड़। तो हमारे 28 स्टेट में से एक स्टेट हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़, उसकी ये पूरा देश है, उसकी पॉपुलेशन मात्र 1 करोड़ है। अब बेल्जियम का अगर हम थोड़ी सी ज्योग्राफी को और डिटेल में पढ़े तो आप ये पाएंगे कि जो बेल्जियम का नॉर्थ वाला इलाका है इसको कहा जाता है फ्लेमिश रीजन, और क्योंकि फ्लेमिश रीजन की बॉर्डर नेदरलैंड से लगती है, और क्योंकि नेदरलैंड्स के लोग दोस्तों डच लैंग्वेज बोलते थे, तो इनकी संगति में रहने के कारण नॉर्दर्न इलाका जो है फ्लेमिश रीजन, यहां के लोग भी डच लैंग्वेज बोलने लगे। बेल्जियम की साउथ की बात करें तो साउथ में आपको एक इलाका देखने को मिलेगा जिसका नाम है वलून रीजन या वलूनिया रीजन। इनकी बॉर्डर लगती थी दोस्तों फ्रांस से, इनकी बॉर्डर लगती है फ्रांस से, और क्योंकि फ्रांस के लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे तो इनकी संगति में रहने के कारण नीचे के सदर्न रीजन के लोग यानी कि वलून रीजन के लोग भी फ्रेंच लैंग्वेज बोलने लगे।
वहीं बेल्जियम की इधर बॉर्डर लगती थी जर्मनी से, और क्योंकि जर्मनी के लोग जर्मन बोलते थे इसलिए बेल्जियम का ये वाला जो इलाका है यहां के लोग भी जर्मन बोलने लगे। यानी कि यहां पर आप देख सकते हो कि बेल्जियम में 3 तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है। नॉर्थ के फ्लेमिश रीजन के अंदर बोली जाती है डच, साउथ के वलून रीजन के अंदर बोली जाती है फ्रेंच, और ईस्ट के ये वाले इलाके में बोली जाती है जर्मन। और मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था दोस्तों कि अगर इस कंट्री के अंदर एक ग्रुप एक कॉमन लैंग्वेज बोलता है तो वो एक एथनिक ग्रुप का पार्ट है। यानी कि बेल्जियम के अंदर टोटल 3 एथनिक ग्रुप थे। एक बोलते थे डच, दूसरे बोलते थे फ्रेंच, और तीसरे बोलते थे जर्मन। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये कैपिटल है बेल्जियम की विच इज ब्रुसेल्स, वो आपके फ्लेमिश रीजन के पास पाई जाती थी। अब बेल्जियम का जो ये एथनिक कंपोजिशन था ये बड़ा वियर्ड था। अगर आप पूरे देश की बात करें, यानी कि अगर आप बेल्जियम की पूरे देश की बात करें, तो आप वहां पाएंगे कि 59% लोग डच बोलते थे, 40% लोग फ्रेंच बोलते थे, और मात्र 1% लोग जर्मन बोलते थे। यानी कि अगर पूरे देश की बात करी जाए, ओवरऑल कंट्री की बात करी जाए, तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो बोली जाती थी वो थी डच, सेकंड नंबर पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी फ्रेंच, और लास्ट में बोली जाती थी जर्मन। मात्र 1% आबादी पूरे देश की जर्मन बोलती थी। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेल्जियम में एज अ कंट्री में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में कौन थे, तो आप बोलोगे सर डच बोलने वाले, और माइनॉरिटी में कौन थे, सर जर्मन बोलने वाले। लेकिन अगर आप बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में चले जाए तो वहां कहानी बिल्कुल ही उल्टी थी। कैपिटल में चले जाए तो आप पाएंगे कि 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और मात्र 20% लोग डच बोलते थे। यानी कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी में थे फ्रेंच बोलने वाले लोग, मेजॉरिटी के अंदर थे फ्रेंच बोलने वाले लोग, और माइनॉरिटी में थे डच बोलने वाले लोग। तो जब देश की बात करें तो डच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे, लेकिन उसी की कैपिटल में वही लोग माइनॉरिटी में हो जाते थे। सर अब पक्की बात आप ये बताने वाले हो कि देखना ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में लड़ाई होगी, क्योंकि सर एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, झुकेगा रे साला, जी नहीं। और यही चीज थी भी। अगर आप फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों की बात करें तो जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो रिलेटिवली ज्यादा अमीर और पावरफुल हुआ करते थे। फ्रेंच बोलने वाले लोग अमीर होते थे और डच बोलने वाले लोग गरीब हुआ करते थे। फ्रेंच बोलने वाले लोगों के पास थोड़ी पावर ज्यादा हुआ करती थी, पॉलिटिकल कह लो, सोशल कह लो, इकोनॉमिक कह लो, और डच बोलने वाले लोगों के पास पावर नहीं होती थी। वहीं जो बेल्जियम के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, तो फ्रेंच बोलने वाले लोगों ने उसका खूब फायदा उठाया, फैक्ट्रीज बनाई, इंडस्ट्रीज बनाई, प्रॉपर्टीज खरीदी, अमीर पे अमीर होते चले गए। लेकिन डच बोलने वाले लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। तो इन दोनों के बीच में एक एनिमोसिटी थी, इन दोनों के बीच में खटास थी कि देखो ये फ्रेंच बोलने वाले लोग अमीर हैं, वाइन पीते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, दिखावा करते हैं, बड़े बड़े एस्टेट्स में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, छुट्टियां बनाने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। वहीं डच बोलने वाले लोग अपनी डे टू डे लाइफ में ही फंसे रह जाते थे, ब्रेड एंड बटर की लड़ाई में ही रह जाते थे। सर ये एक परफेक्ट रेसिपी है लड़ाई की, लेकिन बेल्जियम ने यही लड़ाई को अवॉइड किया, और यही हमारा टॉपिक है अगला, व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपको 5 पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे इसमें। तो बेल्जियम के लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो ये लड़ाई से बच सके? कैसे उन्होंने फ्रेंच बोलने वाले लोग और डच बोलने वाले लोगों को एकल रखा? कैसे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? तो सबसे पहले बेल्जियम की सरकार कहती कि हम 4 तरीके की सरकार बनाएंगे। एक बनाएंगे हम पूरे देश की सरकार, जिसे हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होगी पूरे देश की सरकार। फिर इन्होंने कहा कि हम एक सरकार बनाएंगे फ्लेमिश रीजन की और एक सरकार बनाएंगे वलून रीजन की, यह थी दूसरी तरीके की सरकार। फिर इन्होंने कहा कि हम एक कैपिटल की अलग सरकार बनाएंगे, ये होगी तीसरे तरीके की सरकार। और फिर इन्होंने कहा कि हम एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, जो कि होगी चौथे तरीके की सरकार। यानी कि एक देश के अंदर 4 तरीके की सरकार होने वाली थी। एक पूरे देश की सरकार होने वाली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर एक ऊपर फ्लेमिश रीजन की सरकार, एक वलून रीजन की सरकार, फिर यहां पर जो कैपिटल मौजूद थी ब्रुसेल्स, उसकी अलग सरकार, और एक पूरे देश में होने वाली थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। 4 तरीके की सरकार एक देश के अंदर बनाई गई। साथ ही साथ यह कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे, ताकि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐसा ना लगे स्टेट गवर्नमेंट वालों को कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट हैं, ऐसा उनको लगना नहीं चाहिए। सर ये नहीं समझ में आया, आओ मैं समझाता हूं।
तुम्हारे घर में सारी पावर तुम्हारे घर में पापा के पास होगी। टीवी पे क्या चलेगा, छुट्टियों पे कहां जाएंगे, कौन सी गाड़ी ली जाएगी, इस साल घर में पुताई होगी कि नहीं होगी, सारी पावर पिताजी के पास है। ऐसे में कभी कभी माता जी को लगता होगा कि यार मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, मेरे से तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है। लेकिन किंतु परंतु अगर पिताजी थोड़ी सी पावर अपने से लेकर माता जी को दे दे, भले वो छोटी सी पावर हो, कि मंथली ग्रोसरी कितनी आनी है, कहां से आनी है, डीमार्ट से आनी है कि गुप्ता किराना स्टोर से आनी है, कितने रुपए की आनी है, ये तुम डिसाइड करोगी। मैं तुम्हें हर महीने पैसे दे दूंगा, तुम लेकर आना। तो आपकी मम्मी को भी एक सेंस आएगा कि हां मेरे पास भी कुछ पावर है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को यह ना लगे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट्स है। इसके अलावा इन्होंने कहा जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट हम बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश की एक सरकार होगी, उसमें जितने डच बोलने वाले मिनिस्टर्स होंगे उतने ही फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स होंगे। पूरे देश की जो सरकार होगी उसमें डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स इक्वल रखती है। और यह बात सुनते ही डच बोलने वाले जो लोग थे उनकी मुंडियां लटक गई। उन्होंने कहा ना ना ना, ये तो गलत है। फ्रेंच बोलने वाले लोग जो थे उनके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान थी। जानते हो क्यों? क्योंकि जब आप पूरे देश की बात करते हो तो डच बोलने वाले जो लोग थे वो 59% थे और फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे वो मात्र 40% थे। ये ज्यादा थे पूरे देश में। तो इन्होंने कहा हमारे मिनिस्टर्स भी ज्यादा होने चाहिए। लेकिन हमने क्या करा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई तो जितने डच बोलने वाले रखे उतने ही फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर रखे गए। इससे डच बोलने वाले नाराज जरूर हो गए, लेकिन मैंने कहा सब्र रखो, आगे आपको इसका फल मिलेगा। जो आज आपने पावर शेयर करी है, आगे जाके देखना आपको भी हम पावर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम नाराज हैं लेकिन देखी जाएगी। फिर जब बनाई गई देश की कैपिटल गवर्नमेंट, तो उसमें भी बोल दिया गया कि डच बोलने वाले मिनिस्टर्स और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स इक्वल रखे जाएंगे। फिर से इक्वल रख दिए गए। अब इस बार फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स की मुंडियां लटक गई थीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कैपिटल की बात करें तो फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% थे और डच बोलने वाले लोग मात्र 20% थे। 20% होने के बावजूद कैपिटल की जो गवर्नमेंट थी उसमें जितने डच के मिनिस्टर्स थे उतने फ्रेंच के रख दिए गए। तो जो पावर इन्होंने पिछली बार सेक्रीफाइस की थी वो यहां पर इनकी कंपनसेट हो गई थी दोस्तों। अब आप बोलोगे कि सर सब कुछ ठीक है देश में, लेकिन 3 एथनिसिटी थी, आप सिर्फ डच और फ्रेंच की बात कर रहे हो, जर्मन बोलने वालों का क्या? तभी इन्होंने कहा कि देश की जो चौथी टाइप की गवर्नमेंट बनाई थी हम लोगों ने, कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसमें डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले तीनों के मिनिस्टर्स इक्वल रखे जाएंगे। अब देखिए आप, देश में जर्मन बोलने वाले लोग मात्र 1% थे, लेकिन उसके बावजूद इनको इग्नोर नहीं किया गया और इनका भी रिप्रेजेंटेशन को मेक श्योर किया गया। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों, कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इसमें डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले मिनिस्टर जरूर इक्वल थे। कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इनके पास ज्यादा पावर नहीं थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट केवल कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर डिसीजन ले सकती थी। इसके अलावा ये किसी चीज पर डिसीजन नहीं ले सकते थे। इसको याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो सेल से चलती थी। सर सेल की स्पेलिंग में डबल एल आता है, आप तो गंवार ही हो। अरे यार सुन तो लो, सेल में सी से आता है कल्चर, ई से आता है एजुकेशन और एल से आता है लैंग्वेज। तो अगर कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो ही कम्युनिटी गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेगी। इसके अलावा ये किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले सकते थे। यह था आपके सामने बेल्जियम का पावर ऑफ अकोमोडेशन का 5वां पॉइंट। बेल्जियम का पावर ऑफ अकोमोडेशन इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि जब आगे जाके यूरोपियन यूनियन बनाया गया तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स को उसमें उसके हेडक्वार्टर्स बनाए गए। सर व्हाट इज यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन में यूरोप की करीब 30-32 कंट्रीज आती हैं और ये सारी की सारी कंट्रीज जो होती हैं इनकी बॉर्डर ओपन होती है, यानी कि बिना वीजा के आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हो। इनकी कॉमन करेंसी होती है, सबकी सब एक करेंसी यूज करते हैं जिसका नाम है यूरो। इनकी कॉमन करेंसी होती है विच इज यूरो। तो जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो तो करेंसी नहीं चेंज करनी पड़ती है, इससे बिजनेस करना भी आसान हो जाता है। मेरा कोई दोस्त है वो जर्मनी में रहता है,
हफ्ते में उसको सिर्फ 4 दिन कॉलेज जाना था, 3 दिन छुट्टी रहती, तो अपनी जर्मन नंबर प्लेट वाली गाड़ी उठा के आस पड़ोस के देशों में चला जाता है। ना उसको करेंसी चेंज कराने का डर है, ना गाड़ी को परमिशन लेने का डर है, क्योंकि बॉर्डर ओपन है। बस अपना पासपोर्ट दिखाओ, चलते बनो। आपको लगता है आप ये इंडिया पाकिस्तान में कर सकते हो? पहले गोली मारेंगे, फिर पूछेंगे काहे आए थे। तो जो यूरोपियन यूनियन आगे जाके बनाया गया, यूरोप की सारी कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया गया, तो उसका हेडक्वार्टर्स बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में बनाया गया, क्योंकि ब्रुसेल्स बेल्जियम ने इतने बढ़िया तरीके से पावर को अकोमोडेट किया था, पावर को शेयर किया था, जिसके कारण एक ड्रॉप ब्लड का भी स्पिल नहीं हुआ दोस्तों। यह था आपके सामने बेल्जियम का पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैं इसलिए आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बेल्जियम्स मॉडल ऑफ एटम। वैसे तो कायदे से आपको ये वीडियो पॉज करके इसका आंसर देना चाहिए, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आपको से पूछूंगा, इसका जवाब मैं दे देता हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स थी एडमिनिस्ट्रेशन की। क्या मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट चलती थी दोस्तों सेल से, जिसमें सी का मतलब होता था कल्चर, ई का मतलब होता था एजुकेशन, और एल का मतलब होता था लैंग्वेज। कहीं यहां पे आपको ए दिख रहा है? ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, तो इसलिए ये वाला पॉइंट बेल्जियम मॉडल ऑफ अकोमोडेशन में नहीं था। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मैंने ये पढ़ाया जरूर है। उसने बोला है कि इनमें से कौन सी कंट्री बेल्जियम से बॉर्डर शेयर नहीं करती है। आपने वीडियो पॉज करना है और इसी वक्त कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखना है। सर बेल्जियम की कहानी तो आपने पढ़ा दी, क्या बेल्जियम से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं? बिल्कुल, ये 2 क्वेश्चन हैं जो बार बार बेल्जियम के मॉडल पे बेस्ड है। पहला, ये सीबीएसई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था, जिसमें आपसे बोला गया है कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन बताओ। तो इसमें तुमको बताना पड़ेगा कि कंट्री की अगर आप बात करो, तो कंट्री की अगर आप बात करो तो आप ये पाओगे कि डच बोलने वाले जो लोग हैं वो 59% हैं, फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो 40% हैं, जर्मन बोलने वाले लोग हैं 1% हैं। लेकिन अगर आप कैपिटल की बात करो तो कैपिटल में आप ये पाओगे कि फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% हैं और डच बोलने वाले लोग मात्र 20% हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा कि नॉर्थ वाला इलाका फ्लेमिश रीजन के लोग डच बोलते थे, साउथ वाला इलाका वलून रीजन के लोग फ्रेंच बोलते थे। ये सारे पॉइंट आपको यहां लिख के आने हैं। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि किस तरीके से ईस्ट का इलाका जो था वहां के 1% लोग जर्मन बोलते थे। इसके बाद ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम का पावर ऑफ अकोमोडेशन बताइए, 5 पॉइंट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बेल्जियम में 4 गवर्नमेंट बनाई गई थी, एक पूरे देश की सरकार, फिर एक फ्लेमिश और वलून रीजन की सरकार, फिर एक कैपिटल की सरकार और एक फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट। पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई थी, याद आ रहा है? तीसरा पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने मिनिस्टर होंगे फ्रेंच उतने ही होंगे डच बोलने वाले, और जो कैपिटल की गवर्नमेंट होगी उसमें भी फ्रेंच और डच बोलने वाले मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। और पांचवा पॉइंट कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी उसमें डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले तीनों के मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, लेकिन इनके पास पावर सिर्फ कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से होगी। ये 5 पॉइंट लिखने के दोस्तों तुमके 5 नंबर मिलने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ना छोड़ के जाइएगा। सर आपने बेल्जियम का तो कच्चा चिट्टा खोल के दिखा दिया, चलो सर अब श्रीलंका चला जाए, चलो पूछ पूछ और नेकी नेकी हो जाए। अगर हम श्रीलंका की बात करें दोस्तों, तो इंडिया का मैप लीजिएगा तो आपको श्रीलंका जरूर दिखेगा उसमें। यह है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया के साउथ में आपको एक देश देखने को मिलेगा जिसका नाम है श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय अ वाटर बॉडी नोन एज गल्फ ऑफ मन्नार। आज से एक जमाना था जब सीबीएसई ये क्वेश्चन बार बार पूछती थी कि बताइए उस वाटर बॉडी का नाम क्या है जो श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करती है, तो उसका सही जवाब है गल्फ ऑफ मन्नार मेरी जान। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की दोस्तों 2 कैपिटल है। एक है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, जहां पे उनके सारे मंत्री बैठते हैं और उनकी सारी जुडिशरी यानी उनका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी होता होगा वो कोलंबो में। लेकिन कोलंबो में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो श्रीलंका के लोगों ने कहा हमें एक और कैपिटल चाहिए, और इसलिए श्रीलंका की दूसरी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और यहां पर इनकी लेजिस्लेटिव यानी कि इनकी नई पार्लियामेंट बनाई गई है।
ऑल दो सीबीएसई वाले आपसे ये नहीं पूछते हैं, तो ये नाम, ये स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्रीलंका पढ़ा रहा था तो मैंने यह सोच लिया कि ये तो बता के ही जाऊंगा। श्रीलंका की कैपिटल की बात करें तो मैंने बताया जैसे दो होते हैं, वहीं श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन है 2 करोड़, यानी कि हमारे स्टेट हरियाणा के एग्जैक्ट बराबर है 2 करोड़ इसकी पॉपुलेशन। अब अगर आप श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन और भी वियर्ड है। श्रीलंका में देखा गया सबसे ज्यादा लोग सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते हैं। सिन्हालीज एक लैंग्वेज है, जैसे इंडिया के अंदर मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, उड़िया, बंगाली, कई तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है। वैसे श्रीलंका में एक लैंग्वेज बोली जाती थी सिन्हालीज, और श्रीलंका के 74% लोग जो थे वो सिन्हालीज बोलते थे, और ज्यादातर ये सिन्हालीज बोलने वाले लोग बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। वहीं अगर श्रीलंका की एक और दूसरी लैंग्वेज की बात करी जाए तो श्रीलंका में 18% लोग जो थे वो तमिल लैंग्वेज बोलते थे। अब आप बोलोगे तमिल, तमिल तो इंडिया के तमिलनाडु में बोली जाती है सर, श्रीलंका कैसे पहुंच गई? मैं बताता हूं। जैसे इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था, उसी तरीके से श्रीलंका पे भी ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था, और इनको श्रीलंका में टी प्लांटेशन करनी थी, चाय उगानी थी। और ये चाय के बागानों में नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए इनको जो लेबर चाहिए थी, ये इंडिया के, ये लोग इसको लेकर गए इंडिया के तमिलनाडु से, ये सारी की सारी लेबर लेकर गए। तो जब ये लेबर तमिलनाडु से श्रीलंका गई तो ये अपने साथ अपनी लैंग्वेज तमिल भी लेकर चली गई। अब ब्रिटिशर्स तो श्रीलंका को छोड़ के चले गए, लेकिन वो तमिल लोग वहीं रह गए, जिसके कारण श्रीलंका में 18% आबादी तमिल बोलती है। अब ज्यादातर ये तमिल बोलने वाले लोग थे, या तो ये हिंदू हुआ करते थे या तो ये मुस्लिम्स हुआ करते थे। वहीं अगर हम एक बात करें कि बाकी के 7% आबादी ऐसी थी जो क्रिश्चियन लैंग्वेज बोलती थी, क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करती थी और दोनों लैंग्वेज बोलती थी, यानी कि सिन्हालीज भी बोलते थे ये लोग और तमिल भी बोलते थे ये लोग। ये ज्यादातर लोग क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते थे। सर अब इन सबको ऐड कर दो, अगर तुम इन सबको ऐड करोगे तो तुम पाओगे 99% आएगा, क्योंकि श्रीलंका की 1% आबादी उनकी नेटिव लैंग्वेज, कुछ तो ट्राइबल लोग होंगे उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, हुला लाला हु, वो लोग वो लैंग्वेज बोलते थे। अब श्रीलंका की, मैंने जैसा कि आपको बताया, श्रीलंका में एक लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती थी, वो थी सिन्हालीज, यानी सिन्हालीज बोलने वाले लोग जो थे वो श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटी में थे। वहीं तमिल बोलने वाले जो लोग थे वो श्रीलंका के अंदर माइनॉरिटी में थे। लेकिन जो तमिल बोलने वाले लोग थे वो श्रीलंका में बहुत अजब तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वाला जो इलाका देख रहे हैं, एक तो यहां तमिल बोलने वाले लोग थे और दूसरा यहां वाले इलाके में तमिल बोलने वाले लोग थे, और सिन्हालीज बोलने वाले लोग आपको इस वाले इलाके में, आपको सिन्हालीज बोलने वाले लोग देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? अब हुआ क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। श्रीलंका को ब्रिटिशर्स आजादी देकर चले गए 1948 में, हमें आजादी मिली 1947 में, अगले ही साल श्रीलंका को आजादी मिल गई। अब श्रीलंका को आजादी मिल गई, श्रीलंका में एक सरकार आई, सरकार ने दिमाग चलाया, बोले देश में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? सिन्हालीज। सबसे ज्यादा रिलीजन के कौन से फॉलोवर्स हैं? बुद्धिज्म। तो इन्होंने क्या करा, ये एक एक्ट लेकर आए 1956 में, और इस एक्ट में इन्होंने सिन्हालीज बोलने वाले लोगों को, बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को जितना मस्का लगा सकते थे इन्होंने लगाया। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि अगर देश में ये लोग ज्यादा हैं, अगर हम इनको खुश रखेंगे तो ये हमें वोट देंगे और हम बार बार पावर में आते रहेंगे, तुम भी खुश हम भी खुश। तो इन्होंने देखिए इस 1956 के एक्ट के क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या प्रोविजंस बनाए। तो पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला कि देश की इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो होगी सिन्हालीज। सिन्हालीज विल बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। इससे तमिल बोलने वाले लोगों की फीलिंग को आहत हुआ, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, हम भी तो हैं, माना हम 18% है, लेकिन आप हमें ऐसे इग्नोर करोगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, आज से केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हालीज, देश में जो भी काम होगा वो सिन्हालीज में होगा। तमिल बोलने वाले लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चुप रहे। फिर इन्होंने कहा कि जितने लोग सिन्हालीज बोलते हैं उनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में और उनको गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी दी जाएगी। इमेजिन करिए कि आप तमिल बोलते हो, आपके 80% आए, और आपका दोस्त सिन्हालीज बोलता और उसके 60% आए, लेकिन आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आपके दोस्त को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया जाएगा। क्यों? जस्ट बिकॉज वो तमिल सिन्हालीज बोलता है और आप तमिल बोलते थे।
आपके परसेंटेज ज्यादा थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिन्हालीज बोलने वालों को ही हम एडमिशन देंगे। जब गवर्नमेंट जॉब्स की बात आएगी, आईएएस आईपीएस इन सब जैसे उनकी जो होते होंगे उसकी बात आएगी, तो सिन्हालीज बोलने वाले लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। यह बात तमिल बोलने वाले लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। साथ ही साथ उन्होंने तीसरा पॉइंट यह बोल दिया कि अब हम सिर्फ बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फॉस्टर और प्रमोट करेंगे। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस हमारे लिए मायने नहीं रखते, हम सिर्फ बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट फॉस्टर करेंगे। यह पूरी तरीके से दिख रहा था कि बायसनेस्ड है। और ये जो हरकतें करी जा रही थी, इसके लिए एक वर्ड होता है दोस्तों, उसे कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। ये मेजॉरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन आप लोगों को, इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए डेफिनेशन याद करके जाइएगा। व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म? जब मेजॉरिटी वाले लोग केवल अपनी अपनी चलाते हैं और माइनॉरिटी वालों को इग्नोर करते हैं, जब मेजॉरिटी वाले लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं और माइनॉरिटी वालों को सप्रेस कर देते हैं, तो इसी हरकत को मेजॉरिटेरियनिज्म कहा जाता था। अब श्रीलंका में जो ये हो रहा था, ये मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं था तो क्या था? सिन्हालीज बोलने वाले लोग केवल ज्यादा थे, उनको खुश करने के लिए, बुद्धिज्म के फॉलोवर्स ज्यादा थे, उनको खुश करने के लिए ये सारे पॉइंट्स बनाए गए थे, दिस इज मेजॉरिटेरियनिज्म। तो फिर श्रीलंका में ऑब्वियस सी बात है, इसका बवाल तो होना था। तो शुरुआत में क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग सब इकट्ठा होंगे और वो लोग मिलकर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। और इनकी बस एक ही डिमांड थी कि अगर देश में सिन्हालीज को आपने ऑफिशियल लैंग्वेज कहा है तो आप तमिल को भी कह लीजिए। कोई बहुत बड़ी डिमांड तो ना कर रहे हैं हम आपसे। अगर आपने सिन्हालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा, आप तमिल भी कर लीजिए। तो इनकी बस इतनी सी डिमांड थी कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जो उस टाइम के श्रीलंकन लीडर्स थे, उन्होंने ना केवल इनकी बात को इग्नोर किया, इनके जितने भी इनकी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस तरीके की डिमांड कर रही थी, इनके लीडर्स को उठा के जेल में डालना शुरू कर दिया। धीमे धीमे करके जो ये मूवमेंट था, ये वायलेंट होने लगा। ये इतना ज्यादा वायलेंट हो गया, इतना ज्यादा वायलेंट हो गया कि एक ही देश के लोग आपस में लड़ने लगे। सिन्हालीज बोलने वाले लोग और तमिल बोलने वाले लोग आपस में लड़ने लगे। और दोस्तों, जब एक ही देश के लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो इसको सिविल वॉर कहा जाता है। श्रीलंका में सिविल वॉर 1983 से 2009 यानी कि पूरे 26 साल चला था। इस सिविल वॉर में 1 लाख लोगों की जान गई थी। यह सिविल वॉर कितना बड़ा था, इसका एक एक्सटेंट बताने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 पूरे 4 साल चला था। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 6 साल चला था। और श्रीलंकन सिविल वॉर 26 साल चला था। कैन यू इमेजिन उस 26 साल में उस देश के क्या हाल हो गए होंगे? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दबा, 1 लाख लोग मारे गए, कितने लोग लापता हो गए। यह था श्रीलंकन सिविल वॉर। श्रीलंकन सिविल वॉर इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि इसकी आंच भारत तक आई। जानते हो कैसे? दरअसल श्रीलंकन सिविल वॉर को लीड कर रहे थे एलटीटीई वाले, जिसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये चाहते थे कि श्रीलंका के टुकड़े हो जाएं और तमिल बोलने वाले लोगों के लिए श्रीलंका में से एक अलग देश बना के निकले, जिसे हम तमिल एलम कहेंगे। ये एलटीटी वालों ने पूरी तरीके से गोला बारूद हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और ये अपनी देश की आर्मी के लोगों को ना केवल मार रहे थे, देश में दंगा फसाद कर रहे थे। ये उस टाइम के हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। भारत का एक पड़ोसी देश इस तरीके का वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, वहां पे इस तरीके का सिविल वॉर नहीं होना चाहिए, हमारे पड़ोस में रह के तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो राजीव गांधी जी ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम कुछ पीस कीपिंग ट्रूप्स श्रीलंका भेजें। ये पीस कीपिंग ट्रूप्स का काम ये होना था कि श्रीलंका में पीस को मेंटेन करने वाले थे, ये किसी को मारने नहीं वाले थे, केवल ये पीस को मेंटेन करने गए थे। लेकिन एलटीटी वालों को यह बात बिल्कुल रास नहीं है। उन्होंने इसको एक तरीके से उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस की तरह देखा। उनको इन्होंने कहा कि गलत है, आप ये नहीं कर सकते। इन्होंने एक महिला को एक जैकेट पहना के सुसाइड बॉम्बर बना के राजीव गांधी जी के पास भेजा और जैसे ही राजीव गांधी जी आए, उस महिला ने अपने आप को डेटोनेट कर दिया और वो फूट गई और इसमें राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। भारत के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री को श्रीलंकन सिविल वॉर की आंच जला ले गई।
तो यहां पर मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि किस तरीके से बेल्जियम में पावर को प्रॉपर तरीके से अकोमोडेट किया गया और बेल्जियम में एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी स्पिल नहीं हुआ। वहीं अगर श्रीलंका की बात करी जाए, एक छोटी सी डिमांड थी कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, और वो छोटी सी डिमांड ना मानने के कारण 26 साल एक देश सिविल वॉर में रहा, 1 लाख लोग मारे गए। और इसीलिए पावर शेयर करना जरूरी है दोस्तों। तीसरी और अंतिम कंट्री जिसकी आपको कहानी समझनी है वो है लेबनान की। ऑल्दो सीबीएसई वाले ये कहानी आप लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई वाले ये वाली कई सालों से ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन अगेन क्योंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट है तो इट इज माय ड्यूटी कि मैं आपको ये सिखा के जाऊं दोस्तों। अब हम बात करते हैं लेबनान की। लेबनान एक एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है बेरूत, और लेबनान को आजादी मिली थी 1943 में फ्रांस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्रांस से। तो हुआ क्या कि जब लेबनान को आजादी मिली तो आप ये पाएंगे कि लेबनान का इस तरीके का एथनिकल कंपोजिशन था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक चीज बताना चाहता हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा इसलिए सारे बच्चे। अगर आप लेबनान की बात करें तो लेबनान में यह देखा गया था क्योंकि फ्रांस ने लेबनान के ऊपर कब्जा कर रखा था, इसलिए फ्रांस के लोग क्योंकि क्रिश्चियन थे इसलिए लेबनान के भी बहुत सारे लोग क्रिश्चियन थे। और बहुत सारे से मेरा कहने का मतलब है कि लेबनान में सबसे ज्यादा जो रिलीजन के लोग थे वो थे क्रिश्चियंस। सेकंड नंबर पे लेबनान में जो रिलीजन के लोग थे वो थे दोस्तों मुस्लिम्स, और थर्ड नंबर पे जिस रिलीजन के लोग थे वो थे दोस्तों ज्यूज। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि पहले का अगर आप लेबनान का कंपोजिशन की बात करें, बिफोर के कंपोजिशन की बात करें, तो आप ये पाएंगे कि सबसे ज्यादा थे क्रिश्चियन, सेकंड नंबर पे थे मुस्लिम्स और थर्ड नंबर पे थे ज्यूज। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो धीमे धीमे करके लेबनान की पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला था। अब ये जो लेबनान में क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और ज्यूज थे, इनमें भी कंपोजिशन था। लेबनान में क्रिश्चियन दो तरीके के थे, एक थे मेरोनाइट क्रिश्चियन, दूसरे थे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। अगर मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स भी दो तरीके के थे, एक थे शिया मुस्लिम और दूसरे थे सुन्नी मुस्लिम्स। तो इस तरीके का लेबनान का कंपोजिशन था। अब हुआ क्या, चलिए उसको समझते हैं। दरअसल हुआ यह कि 1948 में एक देश आजाद हुआ जिसका नाम था इजराइल। अगर आपको नहीं पता है कि इजराइल क्यों बना, कैसे बना, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हिटलर जो था वो बहुत ही ज्यादा ज्यू से चिढ़ता था। इसके दो रीजन थे। पहला रीजन ये था कि भाई आप सभी को पता होगा कि क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट को माना जाता है, और जीसस क्राइस्ट को 32 साल की उम्र में उनको सूली पे लगा दिया गया था, उनका क्रूसिफिकेशन कर दिया गया था। तो बहुत सारे जर्मन्स अलोंग विद एडोल्फ हिटलर ये मानता था कि जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाने वाले लोग थे ज्यूज। तो एडोल्फ हिटलर ज्यूस को मर्डरर ऑफ क्राइस्ट कहता था, ऑल्दो उन्होंने किया नहीं था, लेकिन इनको मर्डरर ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। इसके अलावा जर्मनी में जो पैसा उधार पे देने वाला काम होता है, मनी लैंडिंग करने वाला, ये ज्यादातर ज्यूस कम्युनिटी के लोग करते थे। ये गरीबों को पैसा उधार देते थे और बदले में उनसे इंटरेस्ट लेते थे। तो धीमे धीमे करके जर्मनी में किस तरीके का सेंटीमेंट बन गया कि ये लोग क्या करते हैं, हमें कर्ज के जाल में उलझा देते हैं, हम गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं, और ये देखो इंटरेस्ट ले लेके अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, और हम गरीब होते जा रहे हैं, हम कचरे में रह रहे हैं। ये दो रीजन के कारण ज्यूस में बहुत ज्यादा हेट करी जाती थी जर्मनी पोलैंड वाले इलाके में। क्या आपको पता है हिटलर ने होलोकॉस्ट में हिटलर ने 60 लाख ज्यूस को मरवा दिया था। 60 लाख ज्यूस मरवा दिए थे होलोकॉस्ट में। तो ज्यूस जो थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनको यह था कि नहीं, हमें अपना एक देश चाहिए, हमें अलग कर दो, हमें अलग भेज दो। तो इन लोगों के लिए 1948 में एक जमीन के टुकड़े पे इनका एक देश बनाया गया। पहले यहां पे एक बड़ा सा कंट्री हुआ करता था जिसका नाम था फिलिस्तीन, पैलेस्टीन। तो भैया पैलेस्टीन वाला इलाका जो था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस इलाके पे इजराइल नाम का देश बना दिया। तो जब 1948 में जैसे ही इजराइल बना तो पूरी दुनिया का जो ज्यूस था वो सारा के सारा ज्यू इजराइल जाके बस गया। उसने कहा हमारा देश बन गया, हम चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा।
और यही हुआ अब लेबनान में भी। ये जितने भी ज्यूज थे, ये सारे के सारे ज्यूज जो हैं अब सबके सब जाने वाले हैं कहां? ये सबके सब जाने वाले हैं इजराइल। तो आफ्टर की बात करें अगर हम, बाद में क्या हुआ आइए उसको मैं आपको बताता हूं। तो भाई क्रिश्चियंस तो उतने ही थे, क्रिश्चियंस तो उतने ही थे, मुस्लिम जो थे वो भी उतने ही होने चाहिए, लेकिन सारे के सारे ज्यूज जो थे, जैसे ही इजराइल बना सारे के सारे ज्यूज उठ के लेबनान से उठ के सबके सब इजराइल चले गए, यानी कि लेबनान जो ऊपर पड़ता है वहां से नीचे इजराइल आ गए सारे के सारे ज्यूज। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इजराइल जहां पे था वहां पे फिलिस्तीन नाम का देश था और वो सब मुस्लिम थे। तो जब ये इजराइल बना तो जो फिलिस्तीन के मुस्लिम्स थे वो कुछ मुस्लिम्स इजिप्ट चले गए, कुछ मुस्लिम सऊदी अरेबिया चले गए, कुछ जॉर्डन चले गए, कुछ सीरिया चले गए, तो कुछ लेबनान चले गए। तो इससे क्या हुआ कि मुस्लिम्स की मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई। यहां पे मुस्लिम्स और आ गए। ये वो मुस्लिम्स हैं, ये वो मुस्लिम्स हैं जो इजराइल के फॉर्मेशन के बाद आए थे। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इजराइल, इजराइल के फॉर्मेशन के बाद ये वाले मुस्लिम्स यहां आ गए थे। अब आप देख सकते हैं जिस देश में पहले क्रिश्चियन ज्यादा थे मुस्लिम्स कम थे, अब बराबर हो गए हैं। ठीक है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो और भी ज्यादा खतरनाक था। दरअसल इजराइल एक नया नवेला देश था और इजराइल जहां बनाया गया था आसपास सारी इस्लामिक कंट्रीज थी, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो। तो ये सारी मुस्लिम कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया क्यों ना एक काम करते हैं, इजराइल को पकड़ लेते हैं, इनको मार देते हैं और नए इनकी कंट्री कब्जे में ले लेते हैं। तो इन सारी कंट्रीज ने मिलकर, कौन कौन सी कंट्री थी? इजिप्ट था, जॉर्डन था और सीरिया था। इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन एक तरफ हो गए, इजराइल अकेला पड़ गया। अब माइंड यू, एक तरफ एक तरफ तीन, एक तरफ एक नया देश, एक तरफ पुराने देश। क्या होना था सर? ये तो गलत है, ये तो नाइंसाफी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 दिन के अंदर इजराइल ने तीनों को पलटा दिया और इस तरीके से इजराइल ने ना केवल इन तीनों को हरा दिया, उन्होंने इनके देश के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, बमबारी करना शुरू कर दी। इजिप्ट का बहुत सारा इलाका कब्जे में ले लिया, जॉर्डन का बहुत सारा इलाका कब्जे में ले लिया, सीरिया का बहुत सारा इलाका कब्जे में ले लिया। इससे परेशान होके इजिप्ट के लोग भी लेबनान भागे, जॉर्डन के लोग भी लेबनान भागे, सीरिया के लोग भी लेबनान भागे और अब लेबनान के अंदर और लोग आने वाले थे, और मुस्लिम लोग आने वाले थे आफ्टर 6 डेज वॉर। 6 डेज वॉर के बाद इतने लोग और आ गए। तो जब 6 डे वॉर खत्म हुई तो यह पाया कि लेबनान के अंदर मुस्लिम ज्यादा हो गए हैं, क्रिश्चियंस कम हो गए हैं। वो देश जिसमें क्रिश्चियन मेजॉरिटी में थे अब वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आ गए। ये था आपके सामने 6 डे वॉर्स का। इससे क्या होना था भाई? फिर क्या हुआ? जब ये ज्यादा हो गए, ये कम हो गए, तो इनके बीच में लड़ाई होने लगे। मुस्लिम्स बोले हम अपने हिसाब से करेंगे, क्रिश्चियंस बोले हमारा देश हम अपने हिसाब से करेंगे। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब एक देश के लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो उसको सिविल वॉर कहा जाता है, और यहां शुरू होता है लेबनान का सिविल वॉर, जो कि 1975 से 1919 यानी कि पूरे 15 साल चला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेबनान का जो सिविल वॉर था उसमें 1.5 लाख लोग मारे गए थे। सर, श्रीलंकन सिविल वॉर 26 साल चला था, तब 1 लाख लोग मारे गए थे। लेबनान के सिविल वॉर 15 साल में 1.5 लाख कैसे मारे गए? क्योंकि इसमें भारी ताकतें इन्वॉल्व थी। यहां पे मैं आप सभी को, बच्चों को यह भी बताना चाहता हूं कि जो लेबनान का सिविल वॉर था, लेबनान के सिविल वॉर में, लेबनान का जो सिविल वॉर था दोस्तों, इसमें 2 पार्टी लड़ रही थी। एक तरफ थे क्रिश्चियंस, वहीं दूसरी तरफ थे मुस्लिम्स। और यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्रिश्चियंस को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस वाले और मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे थे सीरिया वाले। बाहरी ताकतें इन्वॉल्व थी। फ्रांस और सीरिया वाले इन लोगों को गोला बारूद हथियार पैसा दे रहे थे, जिसके कारण लेबनान का सिविल वॉर ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था, ज्यादा डिवास्टेशन हुई। 15 साल के अंदर 1.5 लाख लोग मारे गए। फिर क्या हुआ सर? लेबनान का सिविल वॉर कैसे खत्म हुआ? लेबनान का सिविल वॉर एक अजीब सी ट्रीटी से खत्म हुआ। इन्होंने ये डिसाइड किया अब हमारे देश के अंदर कितने लोग बचे? ज्यूस तो सारे चले गए हैं, बचे कौन है? मेरोनाइट क्रिश्चियन, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम्स। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि देश की जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी वो मेरोनाइट क्रिश्चियन का कैंडिडेट को दे दी गई।
यानी देश का प्रेसिडेंट केवल और केवल मेरोनाइट क्रिश्चियन होगा। अब वो कोई भी हो सकता है, इलेक्शन होगा, सब होगा, लेकिन होगा वो मेरोनाइट क्रिश्चियन। देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो सुन्नी मुस्लिम होगा। देश का जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा, और देश का जो स्पीकर होगा पार्लियामेंट का वो शिया मुस्लिम का होगा। फिक्स कर दी गई। अब इन्होंने यहां पे बात बोल दी है कि अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव देश का प्रेसिडेंट बनेगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव देश का स्पीकर बनेगा, तो अब आपके साथ फ्यूचर में कोई गलत चीज नहीं होगी, क्योंकि आपका आदमी टॉप पे बैठा होगा। और इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात साफ लिख दी कि अब क्रिश्चियंस फ्रांस से सपोर्ट लेना और मुस्लिम सीरिया से सपोर्ट लेना बंद कर देंगे। यह बात इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिख दी। तो यह था लेबनान की कहानी। अब आपने देखा 3 कंट्रीज का केस, आपने देखा बेल्जियम का केस, आपने देखा श्रीलंका का केस, आपने देखा लेबनान का केस। बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई, एक खून का कतरा नहीं गिरा। श्रीलंका और लेबनान में पावर शेयरिंग नहीं हुई, एक जगह 26 साल तो एक जगह 15 साल सिविल वॉर चली। ठीक है, अब यहां पर यही अगला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, और यह वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसलिए इसको पढ़ के जाइएगा। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? तो पहली बात यह बताइए कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप पावर शेयर कर देते हो तो दंगा फसाद रायट सिविल वॉर नहीं होता है, हमने बेल्जियम में देखा। लेकिन अगर आप पावर शेयर नहीं करते हो तो हमने श्रीलंका और लेबनान के केस में देखा कि उन दोनों ग्रुप के बीच में फिर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। सेकेंड पॉइंट बोला गया, इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी दैट मींस इफ यू वांट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक नेशन, इट इज द फर्स्ट पॉइंट एंड अ वेरी मैंडेटरी पॉइंट कि आप पावर शेयर करो। बिना पावर शेयर करे तो डेमोक्रेसी ना बन सके है। तो ये 2 रीजन है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं आप लोग को नहीं दूंगा, आपको खुद इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में देना है जवाब। मैं कोशिश करूंगा जिस बच्चे का जवाब सही होगा मैं उसको एक हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कि सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन में बस यह बोला गया है कि बताइए किस लैंग्वेज को आफ्टर द एक्ट ऑफ 1956 श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। सिंपल क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली इस्तेमाल होते हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन 2010 में आया गया है, 12 में आया गया है। बोला गया है कि आपको बताना है कि क्या क्या मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए गए थे। अब ये क्वेश्चन कई बार है ना, ये क्वेश्चन कई बार 4 मार्क्स के लिए आ जाता है, बच्चों का विकेट गिर जाता है 4 मार्क्स में क्या क्या लिख के आए, क्योंकि भाई इतने सारे तो पॉइंट ही नहीं बताए गए हमें। तो इसमें आप सबसे पहले मेजॉरिटेरियन की डेफिनेशन लिख दो, एक पॉइंट ये बना दो कि मेजॉरिटेरियन क्या है। फिर अगली हेडिंग डालो कि क्या मेजॉरिटेरियन मेजर लिए गए थे श्रीलंका में। तो आप ये बताओ कि एक्ट ऑफ 1956 पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि सिन्हालीज बोलने वाले लोगों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और जॉब में प्रायोरिटी मिलेगी। सिन्हालीज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाएगा और बुद्धिज्म को, ओनली बुद्धिज्म को स्टेट वो प्रोटेक्ट और फॉस्टर करेगी। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख के आने वाले थे, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन था तो एक पॉइंट मैंने मेजॉरिटेरियन की डेफिनेशन लिख दी। इसके बाद यहां पे बोला गया है कि आपको बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर करना है, वही सब बताना है कि बेल्जियम वेस्ट एशियन कंट्री है और वेस्ट यूरोपियन कंट्री है, श्रीलंका इंडिया के साउथ में है, गल्फ ऑफ मन्नार। फिर उसके पड़ोसी बता दो, इसके पड़ोसी बता दो, उसका एथनिक कंपोजिशन, इसका एथनिक कंपोजिशन। ये वाले पॉइंट आपको लिख के आने। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था लास्ट टाइम। ठीक है सर। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस के बीच में डिफरेंस बताइए कि व्हाई शुड वी पावर शेयर, हमें पावर शेयर क्यों करनी चाहिए। तो पहली बात, प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं। प्रूडेंशियल रीजंस का मतलब होता है व्हाई इट इज एफिशिएंट, यानी कि क्या इससे फायदा होगा। तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इट गिव्स बेटर आउटकम्स। अब अगर आप माता जी को पावर दे दोगे तो माता जी को पता है कि इस बार तुअर की दाल लानी है कि नहीं लानी है, पिछली बार की रखी होगी तो। अब पापा तो ले आए, अब मम्मी कह रही है पहले से रखी हुई थी, ना लाते 500 रुपए बच जाते, है ना। तो अगर मम्मी के पास पावर रहेगी तो एफिशिएंट तरीके से काम हो पाएगा और आपके घर का पैसा बच पाएगा। सिमिलरली अगर देश में पावर शेयर करी जाएगी तो देश जो है वो उससे एक बेटर आउटकम्स निकल के आ पाएंगे। इसके अलावा रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
यानी कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में लड़ाई नहीं होगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वीकर सेक्शन है, यानी जो माइनॉरिटी वाले हैं, वो भी अपने आप को पावरफुल फील करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम भले माइनॉरिटी में, भले हमारे नंबर्स कम है, लेकिन हम इस देश में खुल के रह सकते हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो जैन कम्युनिटी माइनॉरिटी में, लेकिन इंडिया की सबसे वेल्दी कम्युनिटी में से एक है। सिंधी कम्युनिटी माइनॉरिटी में, लेकिन इंडिया की सबसे वेल्दी कम्युनिटी में से एक है। फारसी कम्युनिटी माइनॉरिटी में, लेकिन इंडिया की सबसे वेल्दी कम्युनिटी में से एक है। हमने हमारी माइनॉरिटीज को पूरा खुल के स्कोप दिया है, खुल के जिए, खुल के कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। आज ना केवल वो फ्लरिश कर रहे हैं, वो देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोविंस है सिंध, वहां के सारे लोग सिंधी हैं, लेकिन वो बेचारे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको रोज कोई ना कोई खबर आती कि आज इनको मार दिया, जिनको मार दिया, जस्ट बिकॉज दे आर सिंधी। तो वीकर सेक्शन जो है वो भी एम्पावर्ड फील करता है पावर शेयरिंग करने पर। अब बात करते हैं मोरल रीजंस व्हाई इट इज राइट। तो पहला पॉइंट तो ये है कि पावर शेयरिंग इट एम्फसाइजेस वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल एंड पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेसी बनना चाहते हो, आपको पावर शेयर करनी है। पावर शेयरिंग वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको करना चाहिए। और साथ ही साथ में एक बात यह भी बोली गई कि पावर शेयर करते हो तो देश की पब्लिक डिबेट कर सकती है, क्रिटिसाइज कर सकती है, अपनी खुद की गवर्नमेंट के ऊपर आंसर मांग सकती है उनसे। तो ये चीज आपसे बोली जाती है। ठीक है, अब आपका 15 मिनट का ये चैप्टर और बचा है, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर बचा है। वो आपसे ये कह रहा है कि देश में आप पावर शेयरिंग कितने तरीके से कर सकते हो। तो हमारे देश की बात करें तो बताया गया है पावर शेयरिंग 4 तरीके से करी जा सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इसके अलावा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। सर ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात यहां पे क्या बताया गया है कि पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं ये सब की सब एक लाइन में आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सब बराबर, सब बराबर। इसमें लेजिस्लेटिव वाले आते हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव वाले आते हैं, इसमें जुडिशरी वाले आते हैं, और ये सब के सब एक बराबर होते हैं। ना किसी के पास ज्यादा पावर है, ना किसी के पास कम पावर है, सबकी सब एक बराबर हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता क्या है, ये तो बताओ। मैं बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एल फॉर लेजिस्लेटिव, एल फॉर लेजिस्लेटिव एंड एल फॉर लॉ। एल फॉर लेजिस्लेटिव, एल फॉर लॉ। तो लॉ बनाने के लिए जो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो सब लेजिस्लेटिव का पार्ट है। कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं लॉ बनाने के लिए? हमारे देश में अगर आपको कोई भी लॉ बनाना है तो पहले आपको उसको लोकसभा से पास कराना पड़ता है। एट प्रेजेंट लोकसभा में 543 मेंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लोकसभा से पास कराने के बाद आप इसको लेके जाते हो राज्यसभा में, और एट प्रेजेंट देश के अंदर 245 राज्यसभा के मेंबर्स हैं। और फिर अगर वो राज्यसभा से भी पास हो गया तो फिर आप उसको लेके जाते हो प्रेसिडेंट के पास, और देश में प्रेसिडेंट केवल एक होता है। अगर आप इन सबको प्लस कर दीजिए तो आप ये पाएंगे कि ये नंबर निकल के आएगा 789। ये 789 लोग जो हैं ये सब के सब लेजिस्लेटिव का पार्ट है। मान लेते हैं कि आज एक लॉ बनना है कि सिद्धार्थ सर देश के बेस्ट एसएसटी टीचर बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन से मोदी जी सुबह उठो ने कहा सिद्धार्थ सर बेस्ट टीचर। नो 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 नो, प्रॉपर करना पड़ेगा काम। तो पहले वो जाएंगे लोकसभा में, और लोकसभा के 543 मेंबर्स के सामने जाके खड़े होकर बोलेंगे मित्रों आज से सिद्धार्थ सर देश के बेस्ट एसएसटी टीचर होंगे। अगर लोकसभा के ज्यादातर मेंबर ने कहा हाँ हाँ हम आपकी बात मानते हैं, तो फिर वो राज्यसभा जाएगा, फिर वहां जाके बोलना पड़ेगा मित्रों आज से सिद्धार्थ सर देश के बेस्ट एसएसटी टीचर होंगे। अगर यहां से भी वो पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट को साइन करना है, तब जाके वो लॉ बनेगा। सर
उल्टा कर सकते हैं क्या? पहले राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट, चल जाएगा। लेकिन इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक, प्रेसिडेंट हमेशा लास्ट में आएंगे, चाहे तू लोकसभा से राज्यसभा जा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट जा, या फिर राज्यसभा से लोकसभा जा, फिर लोकसभा से प्रेसिडेंट जा, प्रेसिडेंट हमेशा लास्ट में आएंगे। और दूसरा, सब चीजों में सब चल जाएगा, बस मनी बिल को छोड़ के। मनी बिल यानी देश का जो पैसा है उसको कितना खर्चा करना है, कहां खर्चा करना है, कैसा खर्चा करना है, तो उसका केवल एक रूट है, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट। तो मनी बिल को राज्यसभा से लोकसभा और लोकसभा से प्रेसिडेंट नहीं ले जा सकते हो। सर समझ गए? लेजिस्लेटिव के ये सारे लोग 789 लोग जो हैं ये लेजिस्लेटिव का पार्ट है। आपकी बात समझ गए? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ये लीजिए। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करें तो अगेन मोदी जी अकेले तो पूरा देश चला नहीं पाएंगे, मोदी जी अकेले तो पूरा देश चला नहीं पाएंगे दोस्तों। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो होते हैं वो क्या करेंगे, अपने कई सारे मिनिस्टर्स बनाएंगे, अपने कई सारे मिनिस्टर्स बनाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक को डिफेंस मिनिस्टर बनाया है, एक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, एक को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, एक को फॉरेन मिनिस्टर बनाया, एक को रेलवे मिनिस्टर बनाया, एक को एविएशन मिनिस्टर बनाया, एक को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया है। तो ऐसे करके प्राइम मिनिस्टर और उनके जितने भी ये मंत्री हैं, ये सारे मंत्री और प्राइम मिनिस्टर की जो एक टीम होती है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव की ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो टीम होती है, इनका लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। अब मान लीजिए मोदी जी, मैं मान लीजिए राज्यसभा का मेंबर हूं, मैं बैठा हुआ हूं और मोदी जी कह रहा है मुझे यह आदमी पसंद आ रहा है, मैं इसको बनाऊंगा देश का एजुकेशन मिनिस्टर, तो वो मुझे बना सकते हैं देश का एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि मैं राज्यसभा का मेंबर हूं। अगर मैं लोकसभा का मेंबर हूंगा तो भी मुझे बना सकते हैं। ठीक है? तो इसमें एग्जीक्यूटिव में जो भी आएगा उसका या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो अभी आप उसको मिनिस्टर बना सकते हो, लेकिन मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर उसको या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या तो राज्यसभा का। ठीक है सर, ये भी समझ गए। लास्ट में आता है हमारा जुडिशरी, लास्ट में आती है हमारी जुडिशरी। जुडिशरी की बात करें तो देश में सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो देश में केवल एक है, देश की कैपिटल दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर सबसे ऊपर है ये। उसके बाद आता है हाई कोर्ट, जो लगभग हर स्टेट का अपना खुद का हाई कोर्ट होता है। सब स्टेट का अपना खुद का हाई कोर्ट होता है। मध्य प्रदेश का अपना है, उत्तर प्रदेश का अपना है, बिहार का अपना है, तेलंगाना का अपना है, आंध्र प्रदेश का अपना है, कर्नाटक का अपना है, सबका अपना अपना हाई कोर्ट है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दो स्टेट हाई कोर्ट शेयर करते हैं, जैसे मुंबई गोवा हाई कोर्ट शेयर करते हैं, अंडमान एंड निकोबार वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट शेयर करते हैं। तो हाई कोर्ट और उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सब के सब आपके देश की जुडिशरी का पार्ट होते हैं, ये सब की सब देश की जुडिशरी का पार्ट होते हैं। तो लेजिस्लेटिव के सारे मेंबर, एग्जीक्यूटिव के सारे मेंबर और जुडिशरी के सारे मेंबर, ये सब की सब आपके आते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर। और ये सब की सब एक लाइन में, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। और ये इसलिए है ताकि एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बन सके, कोई अपने आप को सर्वशक्तिमान ना घोषित कर दे और अपने आप को डिक्टेटर ना बना दे और अपनी अपनी ना चलाने लगे। इसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। ठीक है सर, हॉरिजॉन्टल आ गया। अब वर्टिकल बताओ दोस्त। अगर तू वर्टिकल की बात करना चाहता है तो वर्टिकल में एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे हॉरिजॉन्टल में एक फ्लैट लाइन है, वर्टिकल में अंदर एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके की। और इसमें बताया गया है कि जो सबसे ऊपर है उनके पास सबसे ज्यादा पावर है और जो सबसे नीचे हैं उनके पास सबसे कम पावर है। क्लियर हो गया? अब हमारे देश की बात करी जाए तो हमारे देश को जब आजादी मिली थी तो हमारे देश में केवल 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, एक पूरे देश की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और हर एक स्टेट की अपनी सरकार जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते थे। लेकिन गांधी जी का एक सपना था और गांधी जी चाहते थे कि नहीं, हमारे देश में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तीसरी लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं थी। तो दरअसल हुआ क्या दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोग को इसको डिटेल में बता देना चाहता हूं कि 1947 में देखिएगा, आफ्टर
1947 देश में केवल दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी। सबसे ऊपर आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके नीचे आती थी स्टेट गवर्नमेंट। गांधी जी का सपना था कि देश में एक तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट, लेकिन नहीं थी। तो दोस्तों हुआ ये कि समय था, साल था 1992 का, और 1992 में भारत सरकार एक लेकर आई 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और एक लेकर आई 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब तुमने अपने दिमाग में क्वेश्चन बना लिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है? मैं बताता हूं। अगर आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा सारे बालक, अगर आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज ऐड करनी है, अगर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज रिमूव करनी है, अगर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज चेंज करनी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी चीज ऐड, रिमूव या चेंज करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना पड़ता है। अब अगेन, जब देश आजाद हुआ था तो केवल दो ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल और स्टेट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना था कि नहीं, तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। तो दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ पंचायत को ऐड किया गया और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया गया। म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया गया। तो यानी कि अगर अब हम बात करें तो हमारे देश के अंदर पहले यह था, तो अब अगर हम बात करें आफ्टर 1992, यहां पे यह बताया गया है कि 1992 के बाद अब हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ पूरे देश की एक सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे हर स्टेट की अपनी एक सरकार स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे गांव के लोगों के लिए पंचायत। पंचायत किसके लिए बनाई जा रही है? पंचायत बनाई जा रही है रूरल एरिया के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, एंड शहर के लोगों के लिए म्युनिसिपैलिटी। शहर के लोगों के लिए म्युनिसिपैलिटी बनाई गई, अर्बन लोगों के लिए म्युनिसिपैलिटी। तो जहां हमारे देश के अंदर केवल 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, अब हमारे देश के अंदर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, यह बात आपको यहां बताइए। अब ऑब्वियसली बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है तो इनके पास मैक्सिमम पावर है मेरी जान, और स्टेट लोकल गवर्नमेंट सबसे नीचे है तो इनके पास मिनिमम पावर है मेरी जान। और यह बात आपको मैं आगे भी एक पूरे चैप्टर में बताऊंगा कि किसी भी देश जिसके पास कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, उस देश को हम फेडरलिज्म कहा जाता है। भारत में तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो हम तो फेडरलिज्म के चाचा बन गए दोस्त। तो कोई भी देश जिसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो फेडरलिज्म कहलाती है। हमारे पास 3 है। हम पहले भी फेडरलिज्म थे, अब हम और अच्छी फेडरलिज्म बन गए, ये बताया गया है यहां पे। ठीक है, तो इंडिया में यहां से आपसे एक एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है कई बार, ये वाला एमसीक्यू, कि इंडिया में कितनी टियर ऑफ गवर्नमेंट है। एक बार में लिख के आ गया 4। मैडम ने पूछा कैसे, मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, पटाख से रख के दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि ये दोनों एक साथ नहीं होती है। पंचायत होती है अगर तुम गांव में रहते हो, और शहर में रहते हो तो होगी म्युनिसिपैलिटी, और बड़े टियर 1 सिटी में रहते हो जैसे मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, तो वहां होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये तीनों की अगर आप बात करें तो तीनों लोकल गवर्नमेंट होती है। तीनों में से तेरे वहां एक होगी, तो इसलिए देश में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। लोकल में फिर पंचायत होगी या म्युनिसिपैलिटी होगी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। ठीक है, तीसरी तरीके से आप जो पावर शेयर कर सकते हो वो है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये हमने देखा कि किस तरीके से रिलीजियस ग्रुप्स में आप पावर शेयर कर सकते हो। हमने देखा लेबनान के केस में, लेबनान में हुआ मेरोनाइट क्रिश्चियन, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, ये रिलीजियस ग्रुप थे, पावर शेयर करी गई। किस तरीके से आप लिंग्विस्टिक ग्रुप में पावर शेयर कर सकते हो, ये हमने देखा बेल्जियम के केस में। फ्रेंच बोलने वाले लोग, डच बोलने वाले लोग, अरे जर्मन बोलने वाले लोग जो मात्र 1 थे, 1%, उनको तब पावर दी गई। तो इस तरीके से भी आप पावर शेयर कर सकते हो। उसके अलावा बताया गया है अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं, जैसे कि मीडिया हो गया, वो भी पावर, उनके पास भी पावर होती है। अब इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे, चौथे तरीके से जो आप पावर शेयर कर सकते हो, अब मैं वो बताता हूं।
थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। इंडिया में लोकसभा के अंदर टोटल 543 सीट्स होती हैं इस समय। और अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि पूरी देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें आपकी पावर हो, तो कम से कम आपके पास 272 या इससे ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए, तो ही आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो 543 सीट पे पूरे देश में चुनाव होता है। अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी के 272 से ज्यादा मेंबर जीत के आ गए, तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी लीडर कहलाएगी, विनर कहलाएगी। और आपकी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो देश का अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगले 5 साल के लिए। ठीक है सर, समझ में आ गया सर? अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि केस 1 हुआ। और केस 1 में यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, इनकी 300 सीटें आ गई 543 में से। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी 200 सीटें आ गई। 300 और 200 500 टोटल होती है 543। और आम आदमी पार्टी की मान लेते आ गई 43 सीट्स। अब आप बताइए, देश का चुनाव कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है? सर, जीतने के लिए चाहिए 272, बीजेपी के पास है 300, इसलिए बीजेपी इस वाले इलेक्शन की विनर है। और बीजेपी का जो लीडर होगा वो देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगले 5 साल के लिए। ठीक बात समझ में आ गई? मजा आ गया? अब क्या हुआ कि मान लेते हैं, मानना तो पड़ेगी ना तुमको तो दोस्त, कि केस नंबर 2 पे जा रहे हैं हम लोग। देश का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, इनके आए 200 मेंबर्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके आए 200 मेंबर्स। 200 200 400 टोटल होते हैं 543। आम आदमी पार्टी, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, 143 आ गए। 200 200 400, एक 500 543 टोटल हो गए। जीत के लिए कितने चाहिए? 272। लेकिन आपने देखा इस बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की 272 से ज्यादा सीट नहीं है। तो ऐसे में ये पॉलिटिकल पार्टीज अब साठगांठ करने की कोशिश करती हैं। बीजेपी जाएगी कांग्रेस के पास, 200 मेरे 200 तेरे, दोनों के हो जाएंगे 400। जीत के लिए 272, मेरा प्राइम मिनिस्टर तेरा प्रेसिडेंट, मेरा होम मिनिस्टर तेरा डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे करके बांट लेंगे। कांग्रेस ने कहा नो नो, हमें आपसे बात नहीं करनी। तो मान लेते हैं कि कांग्रेस वाले चले जाएंगे आम आदमी पार्टी के पास, बोले ना मेरे 272 ना तेरे 272, दोनों मिलकर मिला लेते हैं, पार्टी बना लेते हैं। 200 और 143 हो जाएगा 343। जीतने के लिए चाहिए 273, 272, मिलके सरकार बना लेंगे, मेरा प्राइम मिनिस्टर तेरा प्रेसिडेंट, मेरा होम मिनिस्टर तेरा डिफेंस मिनिस्टर। तो अगर ऐसे में 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं, तो उस सरकार को कहा जाता है कोआलिशन गवर्नमेंट, यानी कि हिंदी में कहा जाता है गठबंधन की सरकार। तो जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं, तो इसे कहा जाता है कोआलिशन गवर्नमेंट। और यही चौथा तरीका है पावर शेयर करने का। आप देखिए, इन लोगों ने पावर शेयर कर रहे हैं ये लोग, ये चौथा तरीका है पावर शेयर करने का। इससे आप बना सकते हो कोआलिशन गवर्नमेंट दोस्तों। अब आपके एनसीईआरटी में लास्ट में ये एक फोटो दे रखी है, और ये फोटो क्या है आइए इसको समझ लेते हैं। दरअसल ये जर्मनी में इलेक्शन हुआ था 2005 में। 2 कट्टर दुश्मन पार्टी खड़ी हुई, एक का नाम था क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, तो दूसरी का नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कट्टर दुश्मन, एक दूसरे को फूटी आंख ना भाए। अब जीतने के लिए जो नंबर चाहिए थे ना इनके पास है ना इनके पास है, फिर क्या करें? तो इन दोनों ने सोचा कि मिलकर सरकार बना लेते हैं, हैशटैग कोआलिशन गवर्नमेंट। अब बना तो ली, लेकिन इनका हाल इस कार की तरह हो गया। जानते हो इस कार में क्या दिक्कत है? इस कार में 2 स्टीयरिंग व्हील है, एक ये रहा और एक ये रहा। स्टीयरिंग व्हील कार को घुमाने में मदद करता है। अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो कार राइट घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो कार लेफ्ट जाएगी। अब ये दोनों एक दूसरे के एकदम कट्टर दुश्मन थे, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं सहमत होते थे किसी बात पे। तो जब भी कोई डिसीजन लेना होता था तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी की यूनियन कहती थी हम ये करेंगे, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहती थी हम वो करेंगे। अब आप खुद बताइए, गाड़ी कहीं जाने वाली थी? नहीं। उसी तरीके से जर्मनी भी कहीं नहीं जा पा रहा था। तो कोalition गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से अलाइंड नहीं है, तो हो सकता है वो एक डिसीजन तक कभी पहुंच ही ना पाए। क्लियर हो गया? चलिए, अब यहां पर ये 2 क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन आप ये बताइए, एक्सप्लेन 2 मेन रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। मैं आपको सिखा चुका हूं, ये क्वेश्चन 2010, 21, 10, 11, 12 पूछा गया था, 3 साल लगातार। अगला, डिस्क्राइब द वेज इन विच पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स यानी कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग पूछ रहा है। कई बार वो ये बोल देता है हाउ पावर शेयरिंग कैन बी डन, तो आपको चारों पॉइंट लिख के आना है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, उसके बाद अलग अलग सोशल ग्रुप्स और लास्ट में अलग पॉलिटिकल पार्टीज। ये चारों पॉइंट भी आपको लिख के आने रहते हैं। ये क्वेश्चन 2011-12 में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आपने वीडियो पॉज करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। इसी के साथ दोस्तों 5 डे पॉलिटिकल साइंस के चैलेंज का डे 1 आपका कंप्लीट होता है। देखते ही देखते आप लोगों ने एक चैप्टर निपटा भी दिया। सो प्राउड ऑफ यू दोस्तों। हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स और ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अब हम पॉलिटिकल साइंस पे हैं और इसके बाद गेम लगाने वाले हम इकोनॉमिक्स का। तो अगर आप यहां तक आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में #day1 कंप्लीटेड जरूर लिख के जाइएगा। और अगर आपके ज्योग्राफी और हिस्ट्री के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो जाइए फटाफट जाके देखिए, ठीक है। यहां पर ये लेक्चर खत्म होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ये लेक्चर मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो आपकी प्री बोर्ड हो चाहे वो आपकी बोर्ड हो। भरोसा रखिए। ना केवल ये लेक्चर्स जो है बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है, ये बहुत ज्यादा कंसाइज भी है। मैं आपका कम से कम समय में पूरा से पूरा सोशल साइंस करा रहा हूं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा दिन बना देता है। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।